Hello students, this is the solution of worksheet 6. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस व्हाई। देखो, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे लाइन ने होना ही होना है। That's why it will never show discontinuous path because इलेक्ट्रिक फील्ड के absence को इलेक्ट्रिक लाइन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कट होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे लाइन कट नहीं होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, an electron and proton are freely located in an electric field. Compare electrostatic force on them and acceleration on them. यहाँ पे जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं और फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज भी सेम है, दैट्स वाई फोर्स विल बी इक्वल। सेकेंड पॉइंट में हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स इज इक्वल टू मास, क्योंकि F इज इक्वल टू m में से फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स तो सेम है तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। डाइइलेक्ट्रिक्स जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर होने का मतलब कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जब भी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये करंट को कंडक्ट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर। Next one is two electric lines never cross to each other. Why? दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। यदि ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें तो जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यदि हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें दैट विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नेवर पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है, टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, can ever the whole excess charge of the body be transferred to the other? If yes, then how? If not, why? देखो, we can transfer the total charge on a body to another body। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉडी P है, P पे जो भी चार्ज है हमें उसको Q पे ट्रांसफर करना है, तो हम P को Q के सेंटर में रख देंगे, यानी कि हॉलो सरफेस एक Q का क्रिएट करेंगे और उसके सेंटर में हम P रख देंगे, तो P के सारे जितने भी चार्ज होंगे that will be transferred on the surface of Q, because this is the property of charge कि a charge always lies on the outer surface of conductor। तो यदि कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है हॉलो, तो वो सारा का सारा चार्ज जो है वो उठ के कंडक्टर पे चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what does Q1 plus Q2 is equal to 0 signify in electrostatics? यहाँ पे आप देखो Q1 plus Q2 0 है तो Q1 is equal to minus Q2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि Q1 and Q2 are equal in magnitude but opposite in nature। और ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि it form an electric dipole। Now question number 7, how does the force between 2 point charges change if the dielectric constant of medium in which they are kept increases? तो we know Fm is equal to F naught upon K या K is equal to F naught upon Fm। According to this relation, यदि हम K को increase करेंगे then force will decrease, तो इसमें मीडियम में force decrease होती है। Now question number 8, a free pith ball of 8 gram carries the positive charges of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and must be
what must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pith ball fixed 5 cm vertically below the former pith ball so that the upper pith ball is stationary। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों बॉल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो उसके वेट को बैलेंस करेगी। तो यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q1 और मास दे दिया 8 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। और यहाँ पे चार्ज और मास दे दिया। अब दूसरे चार्ज के बीच का, यहाँ पे मान लो कि दूसरा चार्ज B है, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया, G ले लेते हैं हम 9.8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और उसके वेट को कंपेयर कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू M1G यानी mg। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो ये दोनों रिलेशन लिखे हुए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम Q2 फाइंड कर सकते हैं। अब रिपल्शन होगी तो वेट बैलेंस होगी, तो रिपल्शन के लिए जो Q2 होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। Now next question is, in a medium the force of attraction between 2 point charges separated by distance d is f। यानी कि दो चार्जेस को d डिस्टेंस से रखा है तो उसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that is f। What distance apart should these be kept in same medium so that the force of attraction between them becomes 3f and f by 3। यानी कि यहाँ पे चार्ज को चेंज नहीं किया जा रहा है, चार्ज सेम है, बस डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन के डी स्क्वायर। एक के जो है यहाँ पे, ये ऊपर वाला के तो कूलम कांस्टेंट है और ये नीचे वाला के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ लिखेंगे तो ऐसा फार्मूला लिखा जाएगा, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। जब यहाँ पे F को 3F रखोगे तो D अपॉन रूट 2 आ जाएगा और जब F by 3 रखोगे तो रूट 3D आ जाएगा। Now question number 10, define dielectric constant of the medium in term of force between electric charges। So you also know that is the ratio of force of attraction between two charges placed in vacuum to the force of attraction between same two charges placed in medium, यानी कि K is equal to होता है F naught upon Fm। क्वेश्चन नंबर 11 में है what kind of charge are produced when an ebonite rod is rubbed with wool। देखो जब भी हम वूल को किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रगड़ते हैं तो वूल पे ऑलवेज पॉजिटिव आता है और उसका जो सेकंड पेयर होगा उस पे ऑलवेज नेगेटिव आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे वूल पे पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। Now question number 12, how many electron must be removed from the ball of mass this gram। यहाँ पे मास दे दिया आपको, so that if it may float in an electric field of intensity E दे रखा है directed upward। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेट से बैलेंस होएगा, तो मास को केजी में चेंज कर दिया। तो हम लगाएंगे QV इज इक्वल टू mg, यहाँ से Q आ जाएगा और Q इज इक्वल टू NE लगा के यहाँ NE रख के N आ जाएगा, या तो डायरेक्ट निकाल लो या तो Q निकाल के और फिर Q इज इक्वल टू NE लगा के निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, a dipole of dipole moment P is present in uniform electric field E। Write the value of angle between P and E for which the torque experienced by dipole is minimum। देखो डाइपोल टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। अब PE तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेरिएशन में है sin थीटा, और sin थीटा मिनिमम तब होता है when थीटा इज 0। तो मिनिमम के लिए थीटा 0 हो जाएगा और मैक्सिमम के लिए थीटा 90 हो जाएगा यदि पूछें तो। यहाँ पूछ नहीं रखा उन्होंने, मिनिमम पूछा है। आगे बोल रहे हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that is the electrostatic force experienced per unit charge is known as electric field intensity। Write the magnitude and direction of electric field intensity due to a dipole at the midpoint on the line joining, यानी कि perpendicular mid point पे जाओगे तो वहां पे दोनों फील्ड प्लस हो जाएंगे 2Q अपॉन A स्क्वायर।
यानी कि एक तरह से 2q अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ ए से नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 define electric field intensity, write its SI unit. So electric field intensity is the electrostatic force per unit charge is known as electric field intensity. Its unit is Newton per Coulomb. Write the magnitude and direction. तो यहाँ पे यदि हम बीच में दो चार्जेस के बीच में पॉइंट लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज 1/4πε0 2q अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एक q अपॉन ए स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे और जब यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे a क्यूब और ऊपर 2q इंटू ए पी हो जाएगा। तो दिस इज नाउ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, a charge q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus capital Q upon 4। देखो यहाँ पे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। A पे कैपिटल Q है, B पे कैपिटल Q है और जो O पे है स्मॉल q है। जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इन सभी चार्जेस के बीच के जो फोर्सेस आपस में इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट होनी चाहिए, या तो टोटल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो एक तो फोर्स हम लेंगे फोर्स बी से ए के बीच में, और सेकेंड फोर्स इज OB ले लो चाहे AO ले लो, एक ही बात है। तो कूलम्स लॉ लगा के एक फोर्स ये और एक फोर्स, जब BO लेंगे तो इसका डिस्टेंस A/2 आ जाएगा। फिर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो दिस गिव्स रिलेशन Q is equal to minus Q upon 4। Now next question number 16, when a polythene piece is rubbed with a wool it acquire a negative charge, is there a transfer of mass from wool to polythene। देखिए पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे पॉलीथीन वूल से चार्ज ट्रांसफर होंगे। तो जब ट्रांसफर होंगे यानी कि वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जाके उस पॉलीथीन पे बैठेंगे, और इलेक्ट्रॉन इज द मटेरियल पार्टिकल्स, इनका मास होता है, तो ओवरऑल मास ऑफ द पॉलीथीन विल इंक्रीज। Now 17 question, two fixed point charges plus q 4q and q are separated by distance l, where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium। वही वाली बात, फिर से आगे सेम क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लो यहाँ पे q ले लो, यहाँ पे 4q और हमने एक जो थर्ड चार्ज है q को यहाँ प्लेस किया, इधर से डिस्टेंस x और इधर से डिस्टेंस आ जाएगा l माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे l है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर चार्जेस, यानी कि एक ये फोर्स और इसके बीच फोर्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लो या प्लस का इक्वल टू 0 करके यहाँ से आप x निकाल सकते हो। जब x आ जाए तो यहाँ पे रख के हम चार्जेस का रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे x रखो यहाँ पे और इसको सॉल्व करके चार्ज का रिलेशन आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, an electric dipole of length 4 cm is placed with its axis making an angle of 60 डिग्री, यानी कि डाइपोल का लेंथ दे दिया 4 सेंटीमीटर, 2 है 4 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 60 डिग्री, विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क दे रखा 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालना है, जबकि चार्ज क्यू दे दिया प्लस माइनस 8 नैनो कूलम। नैनो कूलम का मतलब है कि दिस इज 10⁻⁻9 कूलम। तो टॉर्क पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज 12 इज गिवन, क्यू इज गिवन, तो P आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 या 2a। टॉर्क दिया हुआ है तो फार्मूला लगाएंगे हम, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, यहाँ से E आ जाएगा टॉर्क अपॉन PE साइन थीटा, यहाँ से E आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में। फिर हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस PE कॉस थीटा। तो P पता है, E पता है, थीटा 60 डिग्री रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।